जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चला है। गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के उद्देश्य से समिति गठन को अनुमति प्रदान की। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसे भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है, क्योंकि राज्य चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो गोदन कॉम्प्लेक्स के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट केंद्र में 25 सेकंड की अवधि के दौरान CE-20 इंजन का उड़ान परीक्षण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि यह इंजन LV-M3 मिशन के लिए निर्धारित किया गया, जिसके तहत OneWeb इंडिया के एक अगले 36 उपग्रह को प्रेक्षित किया गया। सूत्रों ने बताया कि लंदन स्थित उपग्रह संचार कंपनी OneWeb की इन उपग्रहों को इसरो की व्यावसायिक शाखा न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड अगले साल की शुरुआत में प्रक्षेपित कर सकती है। हरियाणा के 22 में से 9 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान और साथ ही जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर तथा सरपंचों और पंचों के लिए मतदान 2 नवंबर को होगा। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में जिन 9 जिलों में मतदान होना है, भिवानी, झज्जर, कैथ, महेंद्र, पानीपत और यमुनानगर है। और एक अधिकारी ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। पंचों के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पंचायत आज तक का समन सजा है। इस खास आयोजन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए। नड्डा ने यहां विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार सरकार बनने का दावा किया और कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि हिमाचल में छोटे विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ का चुनाव क्लियर है। लोगों के मन में भाजपा है और लोग बीजेपी को रिपीट करना चाहते हैं और रिवाज को बदलना चाहते हैं। नड्डा का कहना था कि यहाँ पर हम राज नहीं, रिवाज बदलेंगे। उन्होंने कहा कि जो फिजा दिल्ली में दिख रही थी वो 3-4 दिन में यहाँ भी दिखने को मिलेगी। बागियों के बारे में नड्डा का कहना है कि जो अभी खड़े देखे जा रहे हैं उनकी आकांक्षा होगी, लेकिन चुनाव नजदीक आएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कुछ मान जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। इन सबके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता आगे आएंगे और बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा बन गया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते ही इससे निजात दिलाने के लिए दिल्ली की रहने वाली डॉक्टर रूबी माखीजा ने एक खास मुहिम शुरू की है, जिसका असर राजधानी तो देखने को मिल रहा है, बल्कि देश भर में इस मुहिम को लोग चलाने के लिए रूबी के फोन कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत अब आपको प्लास्टिक का थैला नहीं बल्कि दुकान से कपड़े का थैला मिल रहा है, वो भी किराए पर। डॉक्टर रूबी ने जो पहल शुरू की है उसे विकल्प न मान दिया गया है और इसके तहत दिल्ली में 300 से भी ज्यादा दुकान पर कपड़े से बैग बने रखे गए हैं। ग्राहक के पास अगर बैग नहीं तो वो 20 रुपए देकर इन कपड़ों के बैग को किराए पर ले सकता है। गुजरात में किसानों का हाल बेहाल है। खुले बाजार के साथ साथ कृषि उत्पादक बाजार समिति में लहसुन की कीमतों में तेजी से गिरावट से परेशान किसान अपनी उपज गरीबों में मुफ्त में बांट रहे हैं और यहां पर गुजरात किसान शनिवार को गांधीनगर में 4000 किलोग्राम लहसुन का वितरण करेगा। जी हां, आपको बता दें, गुजरात किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जाला ने बताया कि प्रति एकड़ लहसुन की उत्पादन लागत 37,100 रुपये और प्रति एकड़ लहसुन की उपज 3000 किलो है। आज लहसुन का बाजार भाव 20 रुपये गिर गया है, जिसकी कीमत 150 रुपये है। किसान को 1 एकड़ जमीन पर काटी गई फसल से मुश्किल से 22.50 रुपये की कमाई हो रही है। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूल में छात्र फिर से मध्य प्रदेश के राज्यगान का गायन करेंगे। इसकी शुरुआत 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस से होगी। इस दिन से स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम की शुरुआत होगी जो 7 दिन तक चलेगी। यह गायन प्रार्थना सभा में कराया जाएगा। कोरोना महामारी के पूर्व तक सिर्फ सरकारी स्कूल में ही मध्य प्रदेश गायन कराया जाता था। स्कूल बंद होने के साथ ही यह गायन भी बंद हो गया और लोक शिक्षण संचालन में मप्र गान का गायन लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मप्र के जननायक पर आधारित नाटक व अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत का ऐलान कर दिया है। शनिवार 12 नवंबर को लोक अदालत आयोजित की जाएगी। बिजली कंपनी के अधीन आने वाले मालवा और निमाड़ के 15 जिलों में कुल 44 स्थानों पर लोक अदालत लगेगी। बिजली कंपनी ने घोषणा की है कि शासन से मिली अनुमति के आधार पर लोक अदालत में रखे जाने और प्रकरणों में पुराने बकाये पर छूट दी जाएगी। प्री लिटिगेशन स्तर से प्रकरणों में मूल राशि पर 30% तक छूट मिल सकेगी। साथ ही ब्याज में 7% छूट मिलेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को आर्थिक मदद दी जा रही। ग्रामीण महिलाएं उसके सदुपयोग करें, न केवल अपनी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नए आयाम दे रही है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि समूह के प्रत्येक महिला की मासिक आय 10,000 रुपये हो। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में सौहारे जिले के ग्राम अकोला में जन सेवा शिविर को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उनसे संवाद कर समूह के गठन एवं वित्त पोषण की जानकारी प्राप्त की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर को लाभार्थी किसान के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की। हालांकि कुछ पत्र किसानों को अभी तक उनकी किस्त नहीं मिली। किस्त न मिलने के कारण एक लाभार्थी खातों का नो योर कस्टमर से ना जुड़ना पाना भी हो सकता है। आपको बता दें कि यह संभव है कि जिन किसानों का भुगतान नहीं मिला है उन्हें अब तक अपने इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर को अपडेट नहीं किया है। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना में KYC अनावरण कर दिया गया है। नवंबर में होने वाली 14,956 पुलिस कर्मियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में नए सिरे से विज्ञापन जारी करेगी। अब पुलिस भर्ती को लेकर फैसला एक हफ्ते बाद होगा। प्रशासनिक कारणों से फिलहाल यह प्रक्रिया स्थगित की गई। 1 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली थी। राज्य करीब 15,000 पदों के लिए भर्ती शुरू होने वाली थी। इसे तात्कालीन के लिए स्थगित किया गया है। ऐसे में अब SRPF पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती प्रक्रिया की पूरी डिटेल एक हफ्ते बाद दी जाएगी। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्लास्टिक अवशेष के निपटारे और इसके विकास कार्यों में प्रयोग को सुनिश्चित करने की कोशिशों के चलते भटिंडा नगर निगम में एक नया पहल करते हुए प्लास्टिक अवशेष से सड़कें बनाने का काम शुरू किया है। पंजाब सरकार ने मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भटिंडा नगर निगम स्टाफ द्वारा सड़क के निर्माण में प्लास्टिक के प्रयोग की शुरुआत से प्लास्टिक के अवशेष का सार्थक समाधान भी ढूंढ लिया गया और इससे लागत भी कम आती है। सर्दियों से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि सर्दियों से पहले यूक्रेन ने सहयोगी देशों से मदद की मांग की है। पूर्व बॉक्सर और कीव की मेयर विटाली ने दुनिया से मदद की अपील की। सर्दियों से पहले कंबल कपड़े के साथ ब्लैकआउट से बचने के लिए मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन के डिप्टी पीएम ने भी विदेशों में शरण ले चुके लोगों से वापस न लौटने को कहा है। रूस से क्रूज मिसाइल अटैक से यूक्रेन का इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। मारियोपोल समेत कई शहरों में खाने का भयानक संकट खड़ा हो गया है। लोगों को ब्रेड लेने की लंबी कतारों से लगना पड़ रहा है। कांग्रेस ने कथित तौर पर चुनाव आयोग से कहा है कि मतदाताओं को मुफ्त उपहार के मुद्दे पर फैसला करना चाहिए। 20 अक्टूबर को पोल पैनल के जवाब में कांग्रेस ने इस मामले पर अधिकार क्षेत्र परिवर्तनीयता, मुफ्त उपहार की परिभाषा और अन्य आधार पर अपनी प्रारंभिक आपत्तियां दी है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए समय मांगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा, चुनाव आयोग ने प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से अभियान के वादों को केवल उन लोगों तक सीमित करने की मांग की जो पूरे होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य सरकार के लिए ऋण आवेदनों को खारिज करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को किए गए 10 लाख करोड़ के बाजार उधार के लिए नए आवेदन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि चूंकि राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनी उधार सीमा तक पहुंच गई, सभी नए उधार आवेदन खारिज कर दिए जाने चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक है, उन्हें शुक्रवार को गुजरात की भाजपा सरकार को राज्य के लोगों के लिए बीमा पॉलिसी लागू करने की चुनौती दी, जैसा कि राजस्थान सरकार ने किया है। गुजरात सरकार पर हमला करते हुए गहलोत ने कहा कि सत्तारूढ़ दल को लोगों की भलाई की चिंता नहीं, यह कहते हुए कि यदि सरकार का संबंध होता है तो यह राज्य में कोविड-19 महामारी के बाद राजस्थान जैसी बीमा पॉलिसी लागू करते। किसानों के लिए गुजरात सरकार के राहत पैकेज को खारिज करते हुए गहलोत ने कहा, यह राजनीति से प्रेरित है और सवाल किया है कि किसानों को मुआवजा देने में इतना समय क्यों लगा। छत्तीसगढ़ में गोबर रोजगार पर एक बड़ा जरिया बन गया है। एक तरफ जहां पशुपालकों को अच्छी खासी आमदनी हो रही, तो वहीं स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 साल पहले गोधन न्याय योजना को अमली जामा पहनाया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना देश दुनिया के लिए नजीर बन गई है। देश के कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को एक सफल और मजबूत योजना के रूप में सराहा जा रहा है। गाँव-गाँव की जा रही गोबर खरीदी और जैविक खाद सतत निर्माण एवं उपयोग से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। पहाड़ी राज्यों में ठंड की शुरुआत हो गई, कई जगह हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही। उधर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में दिन के समय तापमान अभी नॉर्मल बना हुआ है। इस बीच कई ऐसे राज्य हैं जहां पर झमाझम बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में 29 अक्टूबर से उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि बहुप्रतीक्षित उत्तर पूर्वी मानसून ने शनिवार को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में दस्तक दे दी है।
दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर बढ़ते प्रदूषण के बाद और भी प्रतिबंध लगा दिए। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके मद्देनजर अब आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी तरह के निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई करने के लिए उप समिति ने आज एक आपातकालीन बैठक की है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।